बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज के दो अहम मौजू हैं और इंतहाई अहम हैं, उन दोनों के ऊपर बात करेंगे। पहला मौजू जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का आज का एक बयान है और वो बड़ा तशवीशनाक बयान है, लेकिन उसका एक तनाजुर है और उस तनाजुर के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि कल ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का जो तहरीक है उसका आगाज़ हुआ और आज बिलावल भुट्टो ने ख़तरे को भांप लिया और एक और ख़तरे की घंटी उन्होंने बजा दी। और उनका जो एग्जैक्ट बयान है वो भी आपके सामने रखेंगे और उसका एक माजी का हवाला है वो भी आपके सामने रखेंगे और वो बड़ा ज़रूरी हवाला है। वह हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक अहम चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने की। दूसरा इशू जो है वो आलमी मंजरनामा। इस वक्त बहस जो है आलमी फोरम्स के ऊपर जो जारी है वो जारी है वर्ल्ड वॉर 3 के हवाले से। तो ये सूरत हाल क्या बन रही है, क्यों बन रही है, वजूहात क्या हैं और आगे क्या होगा, इसके ऊपर भी तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्टली आते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आज गड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से जो जलसा हुआ उसमें बिलावल भुट्टो ने तकरीर की और तकरीर के दौरान उन्होंने, मैं एक ही जुमला उनका आपके सामने रखूंगा क्योंकि उसमें एक माजी का अहम तरीन हवाला है और वो आज की सूरत हाल से किस तरह मिलता जुलता है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आज भी कुछ सियासतदान PNA2 यानी PNA2 बनाना चाहते हैं और सब होश के नाखून लें और कौमी मफाहमत पर काम करें। अब बात यह है कि ये PNA2 क्या मुराद है। तो PNA2 अगर ये कह रहे हैं तो PNA1 क्या थी, यानी कि PNA जो थी वो क्या थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। वो आपको इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1977 में। ये पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई अहम इलेक्शन थे और जो इसका नतीजा था उसके बाद क्या सूरत हाल बनी और ये जो तहरीक आज की जो सूरत हाल है इसकी और इसकी उस माजी की मुशाबिहत वो आपने खुद अंडरस्टैंड करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि एज मच एज आई कैन कवर वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब इशू ये हुआ कि 1977 में जो आम इंतखाबात होने थे वो पाकिस्तान के दूसरे आम इंतखाबात थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया और इलेक्शन जो थे वो 7 मार्च 1977 को होने थे। तारीख तय हो गई। उस वक्त अपोजिशन जो थी वो दो हिस्सों में तकसीम थी। एक तरफ 8 जमाती इत्तेहाद था और एक तरफ जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड जो थे उनकी तहरीक इस्तक़लाल थी। तो अब जब ऐलान इलेक्शन का हो गया तो ये जमातें इकट्ठी हो गई, 9 जमातें इकट्ठी हो गई और ये एक इत्तेहाद बन गया, उसको कहते हैं पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी PNA। तो ये तो पहली PNA थी जब जिसको अब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि आज के सियासतदान, कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो PNA2 बनाना चाहते हैं और उनको होश के नाखून लेने चाहिए। तो अब ये PNA क्यों बनी, इसमें कौन कौन शामिल था, इसकी वजूहात क्या थी, उसका नतीजा क्या निकला और उससे सबक क्या मिला। सबक तो हम खैर कभी नहीं सीखते क्योंकि आज भी हम उस तारीख को दोहरा रहे हैं। तो 9 जमातें जो इसमें शामिल हो गई, असगर खान की जो तहरीक इस्तक़लाल थी वो भी इसमें शामिल हुई, तो 9 जमातें बन गई और 9 जमातों के इत्तेहाद की सरबराही किसके पास थी, मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब जो थे मुफ्ती महमूद साहब, वो इस 9 जमाती इत्तेहाद के सरबराह थे और इनका झंडा बना, 9 सितारे उस पर लगाए गए और वो हर सितारा यानी कि एक जमात को रिप्रेजेंट करता था। तो उर्फ आम में इसको 9 सितारों की जमात भी कहा जाता था या 9 सितारे भी कहा जाता था। तो ये तहरीक जो शुरू हुई, इन्होंने अपने जलसों का आगाज़ कराची से किया और उसके बाद इलेक्शन का दिन आ गया। 7 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ और 8 फरवरी को जो उसके नतीजे आए, याद रहे कि उस वक्त नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली इनके इलेक्शन अलग अलग होते थे। अब तो एक ही दिन होते हैं, लेकिन उस वक्त उस इलेक्शन में अलग अलग इलेक्शन था। 10 मार्च को सूबाई असम्बली का इलेक्शन होना था जबकि 7 को कौमी असम्बली का इलेक्शन होना था। तो बहरहाल 7 का इलेक्शन हो गया 7 मार्च को और 8 मार्च को जब नतीजा आया तो वो ऐसा नतीजा था जिस पे अपोजिशन यानी कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो भी हैरान और जो हुकूमत बन रही थी यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो भी हैरान हो गए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 155 नशिस्तें मिली और ये जो 9 जमाती इत्तेहाद था इसको महज 36 नशिस्तें मिली। तो जनाब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी हैरान थे कि इतना बड़ा नतीजा और ये अपोजिशन जो है वो भी हैरान थी कि इतना यानी ये इतनी बड़ी धांधली। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि 8 को नतीजा आ रहा है, 7 को इंतखाबात हो रहे हैं 7 मार्च को, 8 को नतीजा आ रहा है और जनाब अपोजिशन की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि 14 मार्च से वो इस धांधली के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की, कल ग्रैंड अलायंस जो था उसने तहरीक का आगाज़ किया। मैंने कल भी बताया था कि अभी 2 महीने गुजरे हैं इस हुकूमत को या इलेक्शन को हुए हुए। ये इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ और आज 13 तारीख है, तो कम व बेश 2 माह और चंद दिन इसमें हुए हैं और तहरीक का आगाज़ हो गया। तो 77 के अंदर क्या हुआ था, इलेक्शन होता है 7 मार्च को, 8 को नतीजा आता है और 14 मार्च से तहरीक का आगाज़ जो है वो कर दिया जाता है ये PNA की तरफ से। और वो तहरीक इतना ज़ोर पकड़ती है
और इतना दबाव डालती है जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत के ऊपर धांधली के खिलाफ। आज जो तहरीक चल रही है, बुनियादी नुकता वही है कि ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है, जाली मैंडेट वाले हैं, फॉर्म 45 हमारे पास है और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम है, अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम है कि सब ने मिल के, स्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम है कि सब ने मिल के जो है धांधली की और धांधली के नतीजे में ये हुकूमत वजूद में आई, जबकि असली इस्तेहकाक जो था हुकूमत बनाने का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि वो हमारा था। और दीगर जमातें जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं, अपोजिशन अलायंस में, वो सबका यही नुक्ता नज़र है। अब दो चीज़ों को रिलेट करके देखें। उधर नताइज आए, दो हिस्सों में तकसीम हो गए, हुकूमत बनी, अपोजिशन बनी। अपोजिशन ने कहा जी गलत है, धांधली है, हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, तहरीक लॉन्च होती है। इधर नताइज आते हैं, अपोजिशन बनती है, हुकूमत बनती है, और अपोजिशन कहती है कि नताइज गलत है, हम धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, और उसका आगाज़ कल पशीन से हो गया। तो ये पैरेलल चल रही है चीज़ें, इनको समझने की कोशिश करें। तहरीक का आगाज़ होता है जनाब, जोर पकड़ती है तहरीक, बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लेती है। इस तरह दो चीज़ें पैरेलल चलती रहीं, तहरीक यानी तहरीक अपनी जगह चलती रही और मुज़ाकरात का अमल भी अपनी जगह चलता रहा। मुज़ाकरात एक जगह पे जाके कहीं कन्वर्ज हो गए थे कि जुल्फ़िकार भुट्टो यानी तहरीक की जानिब से जो PNA थी, उनकी जानिब से मुतालबा था कि वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी हों, लेकिन ये इंतहाई मुतालबा था। बहरहाल मुज़ाकरात के दौरान एक रास्ता निकाला गया कि आप इस्तीफ़े के मुतालबे से पीछे हट जाएं और हम इलेक्शन का ऐलान करते हैं। खबरों के मुताबिक जुल्फ़िकार भुट्टो राज़ी हो गए थे कि अक्टूबर के अंदर दोबारा इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। ये मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, इस पर इत्तफाक हुआ। लेकिन उसके लिए एक सुप्रीम काउंसिल बननी थी जो दोनों तरफैन की जानिब से शामिल होंगे उसमें लोग, और वो आइंदा इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे, इंश्योर करेंगे कि वो साफ और शफाफ हों। अब इसके ऊपर भी आके इनका इशू बन गया, और यानी वो जो मुज़ाकरात का अमल था या वो रास्ता था जिसको चुना गया, वो रास्ता डिसरप्ट हुआ और वो टूट गया। तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि तहरीक अपनी जगह जारी रही, उधर से जोर चलता रहा। बिल आखिर 5 जुलाई आ गई, यानी इनके दरमियान कुछ तय नहीं पाया। अब आप जरा मैं रिवाइंड करता हूँ, 7 मार्च को इलेक्शन होता है, 8 मार्च को नताइज आते हैं, हुकूमत जो जुल्फ़िकार भुट्टो की बनती है, जो 9 जमातों का इत्तेहाद था वो उसको तस्लीम नहीं करता, तहरीक चलाता है। इस पूरे अरसे के दौरान 5 जुलाई आने में कितना वक्त लगा? 3 माह। और 3 माह के अंदर अंदर सूरत हाल क्या, 5 जुलाई को फिर आवाज़ आई जनाब ज़ियाउल हक साहब की, मेरे अजीज़ हमवतनों, आइन को मुअत्तल कर दिया गया है। और मुअत्तल करने का मतलब क्या? मार्शल लॉ लग गया। तो ये माजी का हवाला था। अब आज सूरत हाल देख लें, अभी तो मोमेंटम पकड़ रही है तहरीक, अभी तो उसका आगाज़ हुआ है, पंजाब है, KP है और फिर सिंध है, ये जलसों का आगाज़ होगा सारा। तो बिलावल भुट्टो का जो था मामला कहने का, PNA 2 बनाना चाहते हैं, तो उनका नुक्ता यही था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि फिर सिस्टम ही लपेटा जाए। और फिर 10 साल वो आपको याद हो गए माजी के, 77 के बाद फिर ज़ियाउल हक जब तक उनका जहाज़ वो गिरकर तबाह ना हुआ, उस वक्त तक पाकिस्तान मार्शल लॉ के अंडर रहा। अब इसको अगर को रिलेट करके देखें आलमी मंजरनामे के साथ, उस वक्त का भी और इस वक्त का भी, ज़ियाउल हक आए, उनका जब इक़्तिदार था, उसके बाद क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कल्चर के अंदर अफगान जिहाद शुरू हुआ, तो वो सूरत हाल क्या बनी, उसके असरात हम आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा, एक तो वो फैक्टर था, फिर ये जो गन कल्चर आ गया, फिर ये जो अफ्यून और ये जो दीगर इस तरह के नशावर या चीज़ें हैं उनका कल्चर शुरू हुआ, फिर इस्लामाइजेशन की बात हुई। उससे कबल जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो बताते हैं या हम किताबों में पढ़ते हैं, उस वक्त का पाकिस्तान और उसके बाद का पाकिस्तान, वो दो ऑपोजिट चीज़ें बन गई, यानी बिल्कुल मुनफरिद चीज़ें बन गई। तो ये सूरत हाल, फिर कोर्स किस तरीके से तब्दील किए गए, फिर क्या कुछ उस दौरान होता रहा, सब कुछ, यानी 10 साल तक जमहूरियत का जो था वो तो लपेट दिए गए जमहूरियत के बसात। फिर सहाफ़ियों को भी कोड़े पड़े, सियासी कारकुनों को भी कोड़े पड़े, और जनाब इलेक्शन भी ना हो सका, फिर गैर जमाती इलेक्शन कराया 85 में। तो यानी सिस्टम जो था वो लपेट दिया गया, और अफगान जिहाद के अंदर जब हम शामिल हुए, नताइज उसके हम आज भी भुगत रहे हैं। तो ये आलमी मंजरनामे का उसमें एक एलिमेंट था। फिर अब मैं आता हूँ आज के आलमी मंजरनामे के ऊपर। ये बिलावल भुट्टो साहब का खदशा जो था वो वन लाइनर, लेकिन वो अपने अंदर एक पूरी साइंस है, उसमें पूरा एक आपको पूरा कोर्स नजर आता है कि चीज़ें होती किस तरीके से हैं। अब आ जाते हैं, इसी वजह से आज का जो आलमी मंजरनामा है उसकी मैंने ये साथ रखा है कि आपका सिस्टम कभी भी इम्पार्शल तो नहीं रहा, आइसोलेटेड तो नहीं रहा दुनिया से। तो अमेरिका को हमें हमारी ज़रूरत पड़ती रही है, और जब जब ज़रूरत पड़ी हमें डॉलर्स मिले और हमने सर्विसेज दी, वो चाहे आपका अफगान जिहाद हो या फिर आप आ जाएँ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, परवेज़ मुशर्रफ के आने से पहले, यानी नून लीग की हुकूमत थी, 2/3 थी, एक आलमी प्रोजेक्ट था, मार्शल लॉ इम्पोज हो गया। जब ज़ियाउल हक का टेन्योर था उस वक्त एक आलमी प्रोजेक्ट था। इत्तफाक की बात है, दोनों दफ़ा अफगानिस्तान था, उस दफ़ा भी फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब आप आलमी मंजरनामा इस वक्त देख लें, मैं इसी के साथ जोड़ देता हूँ जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। दो बड़े महाज जो हैं इस वक्त दुनिया उनको फेस कर रही है, और उसका कॉन्सिक्वेंस जो दो मुल्क जंग लड़ रहे होते हैं वो तो फेस करते ही करते हैं बराह रास्त,
लेकिन उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है वो ग्लोबल कम्युनिटी के ऊपर आता है, क्योंकि अब ग्लोबल कम्युनिटी हैं आप, यानी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंपोर्ट्स हैं एक्सपोर्ट्स हैं, यानी चीज़ें आती भी हैं चीज़ें जाती भी हैं, तो निज़ाम इस तरह चल रहा है दुनिया का। अगर वो साइकिल डिस्टर्ब होता है तो फिर उसका बराह रास्त असर तो उन दो मुल्कों पर होता है जिनकी जंग है, लेकिन अब ग्रुप्स भी बने हुए हैं दुनिया के अंदर और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां भी हैं, तो उसका असर फिर सबके ऊपर आता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है खुद भी एक एटमी ताकत है, एक अहम प्लेयर है दुनिया का, तो इसके भी मजबूरियां भी हैं और इसकी ज़रूरियात भी हैं, उन दोनों के अंदर से रास्ता निकालना पड़ता है जो कि बड़ा पेचीदा होता है। अब एक जो महाज है वो तो रूस और यूक्रेन वॉर का है, वो चल रही है, बड़ा अरसा हो गया, उसके असरात भी हमने देखे, पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर गई थी, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, इफेक्ट आता है उसका बहुत ज़्यादा। अब एक नया महाज खुल गया, इसराइल का इशू जो था वो हमास के साथ तो जारी था ही था, फिर वो खित्ते के अंदर फैलती चली गई, अब आ गया ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट। अब कल जो खबर आई कि ईरान की जानिब से कल रात गए, जो इसराइल से खबर रिपोर्ट हो रही है उसके मुताबिक इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान की जानिब से 300 ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो इसराइल पर दागे गए, और तारीख में पहली बार बराह रास्त ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर इस किस्म का हमला किया गया। अब ये सवाल यह है कि ईरान ने यह हमला क्यों किया। वो मामला इनका यह है कि 1 अप्रैल को शाम का जो दारुल हुकूमत है दमिश्क, उसमें ईरान का जो सफारत खाना है उसके ऊपर इसराइल की जानिब से अटैक किया गया, फ़ज़ाई हमला, और उस अटैक में ख़बरों के मुताबिक ईरान के जो 7 फ़ौजी अफसर थे वो उसमें हलाक हुए और जहाँ बहक हुए, हलाक हुए, मारे गए। तो अब ईरान ने उसका बदला लेने के लिए उस वक्त से इंतबाह जारी किया कि ईरान अपने इस अटैक का या इस नुकसान का बदला ज़रूर लेगा इसराइल से। तो कल रात को खबर आई 12 बजे के बाद कि ईरान की जानिब से जो है ऑफेंसिव लॉन्च किया गया टुवर्ड्स इसराइल, और 300 से ज़ायद ड्रोन्स, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मारे गए, लेकिन उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसराइल का वो इंतहाई मजबूत है। उन्होंने इस हमले को पसपा किया, नाकाम बनाया, और उनके दीगर एलाइज भी थे, उसमें यूके भी था, उसमें जनाब अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका तो इस वक्त पूरी सरपरस्ती कर रहा है इसराइल की। तो लेकिन मसला ये बना कि अब इसके ऊपर इसराइल ये कहता है कि वो इसका बदला लेगा और वो इसका भरपूर जवाब देगा, यानी अब इस वक्त एस्केलेशन लेटर जो है वो इसराइल के पास है, लेकिन इसके ऊपर ईरान का जवाब भी आ चुका है। ईरान का ये मौक़िफ़ है कि अगर इसराइल ने हमला किया या इस पर कोई रद्द अमल दिया तो जो रद्द अमल हमने अभी दिया है, हमारा अगला रद्द अमल वो इससे कई गुना सख्त होगा। तो इसका मतलब ये तो फिर एक अनएंडिंग चीज़ हो गई, सूरत हाल तो तशवीशनाक बन गई। तो वर्ल्ड वॉर 3 का जो ट्रेंड चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 की जो गुफ्तगू हो रही है, आपको याद होगा कल परसों डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी है, वो भी इस चीज़ का इंदिया दे चुके हैं कि सूरत हाल उस तरफ जा सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। अब वर्ल्ड वॉर 3 क्यों, उसकी बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह है दुनिया के अंदर अब इस वक्त ग्रुप्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं, हर किसी के अपने मफादात हैं, हर किसी के अपने इंटरेस्ट्स हैं, नेशंस की बात कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से वो आपस में जुड़े हुए हैं। अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, और ईरान कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता ना अमेरिका को ना इसराइल को। अब हम आ जाएं, अगर ये आलमी मंजरनामा ख़राब होता है मजीद, पाकिस्तान की उसमें क्या मजबूरियां हैं और क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। असरात से आप महफूज नहीं रह सकेंगे, यानी रह नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान का ईरान और सऊदी अरब, इनके दरमियान ताल्लुकात को बैलेंस करना एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ हमारा ये ईरान हमसाया है, और अमेरिका जो है हमारी ज़रूरतों की बहुत सारी जो हैं वो जाए पनाह जो है वो अमेरिका है, वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, दीगर मामलात हों, एड हो या आपका डिफेंस सिस्टम हो, उसकी ज़रूरियात, तो उधर हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब पाकिस्तान अमेरिका को भी नाराज़ नहीं कर सकता। अगर आप इसराइल की मजम्मत करते हैं और एक कदम आगे चले जाते हैं, काफ़ी इस तरह यानी एक पोजीशन ले लेते हैं, तो अगर अमेरिका नाराज़ हो गया तो हमारे मसाइल और बढ़ते हैं। ईरान जो है वो हमारा हमसाया है, नेक्स्ट डोर नेबर, अगर हम उसके साथ खड़े नहीं होते तो फिर भी हमारे लिए मसाइल बनते हैं, क्योंकि एक तरफ अफगान बॉर्डर है, एक तरफ इंडिया का बॉर्डर है, और तीसरा हमारा जो है ईरान के साथ है। तो ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। तो सलामती काउंसिल का इजलास जो है इस तशवीशनाक सूरत हाल के बायस वो भी तलब कर लिया गया। इतवार की रात 1 बजे जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, क्योंकि मामले की हसासियत बहुत ज़्यादा है। तरफैन को यानी इसराइल और इसको दोनों को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा जा रहा है, लेकिन जंगों के अंदर तहम्मुल कहाँ होता है। अब देखना ये होगा, ये आलमी जो बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के ग्लोबल, वो बैठ के UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सलामती काउंसिल के अंदर किस किस्म का यानी वहाँ से एक एलामिया आता है या किस चीज़ पर उनका इत्तफाक होता है, किसको गलत कहते हैं, किसको सही कहते हैं, या दरमियानी रास्ता क्या निकालते हैं, उसके ऊपर इस वक्त दुनिया की सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। क्योंकि अगर ये सूरत हाल बढ़ती है, ये यानी इसराइल और ईरान के दरमियान ये तनाज़ा अगर बढ़ता है,
तो फिर इससे जो है बाकी दुनिया उसके लिए महफूज रहना वो बड़ा मुश्किल होगा, खदशात जो होंगे मज़ीद जन्म लेंगे। तो मैंने आपको PNA बिलावल भुट्टो का बयान, कल का ग्रैंड अलायंस, ये तो ग्रैंड अलायंस, बिलावल भुट्टो का बयान और PNA ये हमारी डोमेस्टिक चीज़ें हैं। मैंने आपको ज़ियाउल हक और इसकी जनाब मुशर्रफ साहब वाला जो मार्शल लॉ था उसका मैंने आपको बताया कि जब भी इधर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें आलमी मंजरनामे का बड़ा अहम किरदार होता है। तो ये सूरत हाल जो है बिलावल भुट्टो का बयान था वो बड़ा मुख्तसर, लेकिन वो इंतहाई इंपॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है। देखना होगा आने वाले दिनों में उनकी जो जंग है वो क्या सूरत हाल इख्तियार करती है, और पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं यानी कि जिसको बिलावल भुट्टो PNA 2 कह रहे हैं वो क्या रुख इख्तियार करती है, उससे तयन होगा हमारी हम सब की किस्मत का। हम सब के जो हालात होते हैं उसके ऊपर दो और फैक्टर होते हैं जो कार फरमा होते हैं, एक मुल्की हालात होते हैं, एक आलमी हालात होते हैं। अब आलमी हालात आपके सामने हैं, अगर वो ख़राब होंगे तो मुल्की हालात मज़ीद ख़राब होंगे, और मुल्की हालात खुदा ना खास्ता अगर मज़ीद ख़राब होंगे तो मेरे और आपके हालात उससे फिर बच नहीं सकते, उनके ऊपर उसका असर आएगा। अल्लाह पाक हम सबको इन बुरे असरात से महफूज रखे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।